हेलो स्टूडेंट। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन का सेकंड लेसन, सर्किट इंटरप्शन डिवाइसेस। तो सर्किट को इंटरप्ट करने वाली डिवाइस कौन कौन से होते हैं, उन पे हमने बेसिक चर्चा करी थी। तो पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा करी थी HRC फ्यूज़ के बारे में, आर्क फिनोमिना के बारे में, RRB और अलग कई तरह के टॉपिक्स पे चर्चा की थी। आशा करता हूँ वो सब ने लेक्चर देखा होगा। तो आज के हम टॉपिक में बात करेंगे इस लेसन के 2.6 और 2.7 के कुछ टॉपिक्स हैं। तो वर्किंग इन एप्लीकेशन ऑफ HT सर्किट ब्रेकर एंड वर्किंग इन एप्लीकेशन ऑफ LT सर्किट ब्रेकर। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं ये, लेकिन उनमें हम जो सिलेबस में हमें उन पर चर्चा करनी है। वर्किंग इन एप्लीकेशन ऑफ HT सर्किट ब्रेकर, जो मेन सर्किट ब्रेकर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है HF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। HF6 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दूसरा है। तो ये दोनों HT सर्किट ब्रेकर हैं बच्चों। HT का मतलब यहाँ पे हाई टेंशन से है। हाई टेंशन बोले तो वोल्टेज हाई, जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है, KVA के अंदर है ना, ज़्यादा KV के अंदर वोल्टेज है, किलो वोल्ट के अंदर वोल्टेज है, तो वहाँ हम बोलेंगे कि ये HT सर्किट ब्रेकर यूज़ करे जाते हैं। तो थोड़ा कम वोल्टेज है, LT सर्किट ब्रेकर में यूज़ करे जाते हैं AS सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो। फिर हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ LT एंड HT सर्किट ब्रेकर, सिलेक्शन ऑफ MCCB फॉर द मोटर। तो इतने ही टॉपिक हैं आपके सेकंड चैप्टर के। कोशिश करेंगे कि आज सारे कंप्लीट कर पाएँ, लेकिन इनमें से 3 टॉपिक जो हैं, सल्फ़र है, वैक्यूम है और AS सर्किट ब्रेकर है, ये कंप्लीट करेंगे आज। और उसके अलावा ये LT HT का सिलेक्शन कैसे करते हैं और ये टॉपिक, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। ओके, तो बेटा सबसे पहला टॉपिक है हमारा एयर सर्किट ब्रेकर। ओके, सबसे पहला टॉपिक है हमारा एयर सर्किट ब्रेकर। तो बच्चों जब भी पेपर में सर्किट ब्रेकर आए, कोई भी सर्किट ब्रेकर आए, तो सबसे पहले हमें उसके डायग्राम पे फोकस करना है। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस मत करना। अच्छे नंबर चाहते हैं पेपर में, अच्छे नंबर सब बच्चे चाहते हैं कि हमारे पेपर में अच्छे नंबर आए, कम एफर्ट से हम अच्छे नंबर लेके आएँ, कम एफर्ट से हम पास हो जाए, है ना, यही सभी चाहते होते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले कोई भी सर्किट ब्रेकर आए तो बच्चों उसके डायग्राम पे फोकस करना है आपको। तो डायग्राम आपको बढ़िया तरीके से बनाना है, बहुत क्लीन बनाना है। वहाँ पे आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। डायग्राम पे बिल्कुल भी आप जल्दबाजी नहीं करें, बिल्कुल क्लीन डायग्राम बनाएं और समझ आने वाला डायग्राम बनाएं। कहीं नहीं अपने फटाफट बना देते हैं, कुछ में समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा कॉन्टैक्ट है, क्या है ना। और उसके ऊपर जो हम मार्किंग करते हैं, जैसे हमने ये 1 2 3 काउंट करा, मार्किंग करा हुआ है ना, आप ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे नाम ज़्यादा बड़े हैं तो हम उसके ऊपर नाम लिख दें तो वो पता ही नहीं चलता कि ये किसका नाम है, इसका नाम है, उसका नाम है, वहाँ पे वो डायग्राम बहुत भद्दा भी बन जाता है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि हम उन सबको मार्किंग कर दें 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे जैसे एग्जैक्टली दिखा रहे हैं कि ये दोनों 1 हैं, ये दोनों 2 हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा। देखो इसने बोल रखे है कि ये दोनों नीचे वाले 1 हैं, ऊपर वाले दोनों 2 हैं। तो नीचे वाले दोनों 1 है, 1 क्या है, दैट इज़ मेन कॉन्टैक्ट, ठीक है। 1 क्या है, मेन कॉन्टैक्ट, और 2 क्या है, ऊपर देखो 2 लिखा हुआ है। दोनों गोलाई वाले जो कॉन्टैक्ट हैं, है ना, DC बनी हुई दोनों साइड में, गोलाई वाले कॉन्टैक्ट है, ये है आर्किंग कॉन्टैक्ट। देखो कितना फ़र्क आया, दिखाई दे रहा है। अगर यही लाइनें हम वहाँ लिख दें तो देखो जगह थोड़ी भी है, और वहाँ लिखेंगे तो पूरा डायग्राम भी ख़राब हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया सजेशन है। डायग्राम को वीडियो पॉज करके बना लेना बेटा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डायग्राम बनाने, एक में हमारा सर्किट ब्रेकर क्लोज है, नीचे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट क्लोज, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट क्लोज हैं, और एक में कॉन्टैक्ट ओपन है, यानी यहाँ पे उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे उसने से अपने से करंट जो ज़्यादा आ रहा था, फॉल्ट करंट था, उसको ओपन कर दिया, अब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने, और उनके जो नीचे नाम हैं इनको भी वीडियो पॉज करके लिख लेना क्या है नाम, तो वहाँ पे उनकी मार्किंग करना, और ये नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। इनके नाम आपको याद भी होने चाहिए, आपको एग्जैक्टली याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लेना अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी है।
भी आपको वो मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क रनर, है ना, जैसे आर्क सप्लिटर प्लेट, तो ऐसे आप लिख दो कि आर्क प्लेट दैट सप्लिटर, कुछ भी ऐसे करके चेंज करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन उसका मीनिंग ही चेंज ना हो, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ ये डायग्राम वाली बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि जो अच्छा डायग्राम बना के आएगा बेटा वही अच्छे नंबर लेके आएगा, और अच्छा नंबर लेके आना सबकी यूँ कहें कि आशा होती है कि हमारे नंबर अच्छे आए। तो एआई सर्किट ब्रेकर में हमें थ्योरी में क्या लिखना है बेटा, वैसे तो आप ये समझ पढ़ लोगे तो पढ़ते समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी 2 लाइनें लिख देता हूँ। एयर का नाम वायु, यानी इसके अंदर आग बुझाने के लिए हम हवा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कौन सी हवा का प्रयोग करेंगे, जो हमारी आसपास एटमॉस्फेयर में हवा है, बिना किसी पंखे के, बिना किसी कूलर के, जो हवा हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है, वही होती है हमारी एटमॉस्फेरिक एयर। तो एयर सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट्स वायु दाब वाली हवा की उपस्थिति में अलग होते हैं, जो हवा वायु दाब में रहती है, ठीक है। डायग्राम में हमने दोनों ही सर्किट बनाए हुए हैं, एक बंद वाला, खुले वाला दिखाया आपने अभी पहले देख लिया था। कॉन्टैक्ट्स के खुलने पर उनके मध्य आर्क स्थापित होती है। आर्क को लंबा करने के लिए, ठंडा करने के लिए, तोड़ने के लिए ऊपर हम एक बना देते हैं सप्लिटर। देखो इस डायग्राम के अंदर ऊपर ऊपर एक सप्लिटर बना हुआ है, जब आर्क ऊपर जाएगी तो सप्लिट हो जाएगी। देखो ये ऐसे गोल गोल हो रही है, यानी ये वाली जो आप दिखाई दे रही होगी सर्पी वाले हो रही है ना, ये आर्क है। आर्क बोले तो फायर, आर्क बोले तो यानी जो आग कॉन्टैक्ट्स के अंदर निकलती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में आर्क के प्रतिरोध को इतना बढ़ा दिया जाता है ताकि सिस्टम में जो वोल्टेज बन रही है वो उसको बनाए रखने के लिए रहे नहीं, सिस्टम की वोल्टेज कम पड़ जाए वो बने नहीं, वो प्रतिरोध बढ़ाना। प्रतिरोध बढ़ाते कैसे हैं, सप्लिटर से उसको ठंडा करके। 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, देखो अभी मैंने बता रहा था 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक मेन कॉन्टैक्ट और दूसरे आर्किंग कॉन्टैक्ट। 1 नंबर पे जो दिया है दे रहे बेटा वो है मेन कॉन्टैक्ट, ठीक है, और 2 नंबर पे है जो आर्किंग कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हमारे मेन कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, मेन कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, ऊपर वाले कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, यानी करंट जा रही है, वो ओपन हो रहे हैं, तो उनमें से कोई फायर नहीं होगी, उनमें से कोई आर्क पैदा नहीं होगी, वो ओपन होगी सेफली। अब जब हम दूसरों को ओपन करेंगे, कौन से, मेन कॉन्टैक्ट के अलावा दूसरे कौन से हैं, आर्किंग कॉन्टैक्ट, जैसे हम उनको ओपन करेंगे तो वहाँ आर्क पैदा होगी। देखो 2 पैरेलल पाथ हैं, 2 पैरेलल तारें जा रही हैं, एक तार दो दूसरी तार दोनों सेम करंट लेके जा रही हैं। एक तार हमने ओपन कर दी, दूसरी तार उसका करंट वो ले जाएगी, समझ रही है ना। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट हैं, ये दोनों करंट लेके जा रहे हैं। जैसे मान लो हमने नीचे वाले को ओपन कर दिया, नीचे वाले को ओपन कर दिया तो ऊपर वाला अपना करंट लेके जा रहा है, वो नीचे वाले का भी वो ले जाएगा, लेकिन जैसे हम उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ चिंगारी पैदा होगी। वो चिंगारी इतनी छोटी सी नहीं होती, काफ़ी बड़ी होती है। हम 2 तारों को घर पे भी आपस में बिठाते हैं तो वहाँ पे चिंगारी पैदा होती है, बस वही फंडा है, वहाँ पे जो चिंगारी पैदा होती है वही आर्क है। और उस आर्क को बुझाने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, हमें कई तरीक़ों का प्रयोग करना पड़ रहा है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं, आर्किंग कॉन्टैक्ट हैं, काफ़ी सख्त होते हैं, काफ़ी सख्त बनाए जाते हैं। उसका रीज़न भी ये होता है कि ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी उसमें आर्क पैदा हो वो पिघल के वो टूट जाए, ऐसा नहीं करेंगे। ये ऊष्मा के प्रतिरोधी होते हैं और कॉपर मिश्र धातु से बने होते हैं। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो आर्किंग कॉन्टैक्ट हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर। क्या मेन कॉन्टैक्ट भी इसके बनते हैं? नहीं, ठीक है। मेन कॉन्टैक्ट ओनली किसी एक धातु के बनते हैं जो सॉफ्ट होती है, जिसमें से रेजिस्टेंस कम होता है और करंट आसानी से जाती है। ब्रेकर के ओपन होते समय मुख्य कॉन्टैक्ट खुलते हैं। ये देखो मैंने पहले बताया, मेन कॉन्टैक्ट पहले खुलते हैं, तब धारा मुख्य कॉन्टैक्ट के आर्किंग कॉन्टैक्ट पर स्थानांतरित हो जाती है। मतलब वो जो करंट नीचे से जा रही होती है वो ऊपर से जाना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। इसके बाद में आर्किंग कॉन्टैक्ट खुलते हैं, पहले मेन कॉन्टैक्ट खुलते हैं फिर आर्किंग कॉन्टैक्ट खुलते हैं। इसके बीच में आर्क स्थापित होती है। जब आर्क स्थापित होती है तो हमें उसको आर्क को बुझाने का काम करना है। कैसे करते हैं? विद्युत चुंबकीय बलों के प्रभाव में आर्क रनर से होते हुए लंबी होती हुई आर्क सप्लिटर तक पहुंचती। अब देखो, अब यहाँ पर ये दोनों जुगाड़ लगाए हुए हैं हमने, ये दोनों लगाए हुए हैं ना भैया, ये टेढ़े टेढ़े दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो ये है इधर से ये वाला, आज हुआ क्या यार, एक तो ये है बेटा यहाँ पर, ठीक है, और एक ये देखो, ये ऐसे टेढ़ी सी लाइन दिखाई दे रही होगी ऊपर आपको आर्क के ऊपर, है ना। तो ये ऊपर को बढ़ाते जा रहे हैं
प्रतिरोध, यूँ कहें कि एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं। जब एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, आर्क का। तो उसके ऊपर सेपरेटर लगाए हुए जो कि आर्क की लंबाई को बढ़ा देते हैं, जिससे भी उसका प्रतिरोध बढ़ता है। आर्क सेपरेटर तक पहुँचती है जहाँ पर वह तोड़ दी जाती है। इस प्रकार आर्क को लंबा करके तोड़कर ठंडा करके प्रतिरोध बढ़ा दी जाता है, और जिससे सिस्टम वोल्टेज बनाए रखने में सक्षम नहीं रहता है, आर्क बुझ जाती है। तो ये आर्क बुझाने का सिंपल तरीका। तो ये इसका थ्योरी है। थ्योरी सिंपल सा है, आपको याद भी रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका डायग्राम है। डायग्राम में भी आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो ये नीचे वाला मेन कॉन्टैक्ट है, ये हमने पहले ओपन करना है जब भी हमारी यूँ कहें कि फॉल्ट आएगा, ठीक है, और ऊपर वाला कॉन्टैक्ट बाद में ओपन होगा। देखो इसके अंदर यहाँ पर ये जो ये यहाँ पे ना ये कब्जा दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पे कब्जा है छोटा सा, इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि ये एक ही चीज़ है ना भैया। ये पूरा सप्लिटर और ये दोनों कब्जे एक जैसी एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग हैं, ठीक है भैया। और ये जब ये वाला ओपन होता है तो ये जुड़े रहते हैं ऊपर से, ठीक है। फिर जब ऊपर वाले को ओपन कर लेते हैं तब आर्क पैदा होती है। तो यूँ कहें कि आप 3 डायग्राम भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाकी 2 डायग्राम से उसको समझ आएगा, ठीक, ठीक है। डायग्राम समझ आएगा, सर्किट ब्रेकर समझ आया, आपको थ्योरी समझ आया। इसको पॉज करके थ्योरी लिख लेना, कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, और उसके बाद में इसको पॉज करके डायग्राम बना लेना बेटा, ठीक है। फिर आएगा हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में भी इसका इम्पोर्टेंट है डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसका। देखो बच्चों, अलग अलग तरह के डायग्राम दिखाई देते हैं कई बुक्स में। इसमें जैसे ये है तो किसी दूसरी बुक में कोई और तरह से बनाया होगा। तो अब इसमें भी वही डायग्राम बनाना है। फिर इसके यहाँ पे जो नंबर हैं नीचे नाम है, वो 1 2 3 में कौन कौन क्या क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर एयर ब्लास्ट, वह तो सीधा एयर है, ये एयर ब्लास्ट है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एक हाई प्रेशर वाली 20 से 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली कंप्रेस्ड हवा का प्रयोग आर्क को बुझाने के लिए किया जाता है। वहाँ पर जो हवा है जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट आ रही है, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, जैसे आ रही है वैसे उसी से प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कंप्रेस्ड हवा का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेस्ड हवा, जैसे आपने कभी मोटरसाइकिल में, साइकिल में टायर में हवा फिल करवाई होगी आपने, तो वहाँ पर जो टैंक पड़ा होता है दुकान पे, उस टैंक के अंदर कंप्रेस करके हवा को भरा जाता है। फिर हम उसको ऊपर जो हवा जैसे ही लगाते हैं तो कितने प्रेशर से हवा आती है, बिल्कुल वही हवा हम प्रयोग करेंगे इसके अंदर आग को बुझाने के लिए, ठीक है। बस इतना है कि वो टैंक में कोई ज़्यादा प्रेशर वाली हवा रहेगी, इसमें थोड़ी से कम प्रेशर वाली हवा को भेजेंगे, क्योंकि उसमें तो इतना बड़ा टैंक होता है। तो हम साइकिल के टायर में 100 बार यानी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली भी हवा उसमें फिल करते हैं। एक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के आर्क एक्सटिंक्शन चैम्बर को चित्र डायग्राम इसके अंदर शो करा गया भी है। इसमें 2 फिक्स्ड 2 मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं। उसमें भी यही होता है, 2 फिक्स्ड होते हैं और 2 मूविंग होते हैं, है ना। चूँकि कंडक्टर तथा रिजर्वायर के मध्य एक हाई वोल्टेज होता है। तो ये इसका थ्योरी है। थ्योरी इसके नीचे और भी है, पहले डायग्राम बढ़िया बना लेना भैया, और उसके बाद में थ्योरी आपको नोट करना है। ठीक है भैया। तो आज दूसरी थ्योरी में ये है, इसके अंदर उसी से आगे ये तो आर्क एक्सटिंक्शन चैम्बर इंसुलेटर पर मोल्डेड होता है और फॉल्ट सिग्नल मिलने पर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एक रॉड को ऑपरेट करता है जो एक वाल्व को हाई दाब से भरी कंप्रेस्ड हवा के रिजर्वायर को आर्क एक्सटिंक्शन चैम्बर के खोखले होल इंसुलेटर से तोड़ दिया जाता है, जिससे कंप्रेस्ड हवा आर्क एक्सटिंक्शन चैम्बर में प्रवेश करती है, जिससे मूविंग कॉन्टैक्ट पर दबाव प्रेशर
स्प्रिंग प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है और स्प्रिंग को दबाते हुए मूव करने लगती है और इस प्रक्रिया में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को दूर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम उस कॉन्टैक्ट के अंदर हवा को पास करते हैं और धीरे धीरे वो उसकी आग को बुझा सकते हैं। इसको पॉज करके दूसरी भी थ्योरी है उसको बेटा नोट कर लेना। और ये इसमें शो कर रहा है कैसे मूविंग कॉन्टैक्ट है, कैसे ओपन होता है, कैसे एयर जाती है, कैसे एयर आती है ना। तो ये फंडा है। तो हाई प्रेशर एयर जैसे इसके अंदर से पास होती है, देखो ये इस डायग्राम में थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ रहा होगा आपको। ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे जाता है और आर्क पैदा होती है। जैसे आर्क पैदा होती है, हाई प्रेशर एयर इधर से आकर के आर्क को बहुत तेज़ी से साथ में ले जाती है, यूँ कहें कि बुझा देती है। वहाँ पे कोई सप्लेटर नहीं है, कुछ नहीं लगाया, वो देख लो वहाँ पे तो इतना काम जाम किया होता है। यहाँ पे एकदम से हाई प्रेशर एयर आती है। वो हाई प्रेशर आती कहाँ से, जैसे ही कॉन्टैक्ट पीछे जाता है, ये कॉन्टैक्ट पीछे जा कर के इस जो टैंक है उसके अंदर जो एयर है उसको मतलब इधर भेजने का काम करता है। ऊपर जो थ्योरी हमने पढ़ रखी है ना, उसी के अंदर वही चीज़ है ना। ये चीज़ यही बता रहा है कि वो जैसे ही मूव करता है कॉन्टैक्ट हाई वोल्टेज में जैसे आती है, तो वो उसको फॉल्ट सिग्नल आने पर रोड मैकेनिज्म है ना ऑपरेट होता है और वॉल्व को खोलकर उच्च दाब भरी कंप्रेस्ड हवा रिवर्स्ड, मतलब वॉल्व को खोल देता है। ये जैसे वो ऑपरेट होता है ना। तो भैया यही इसकी थ्योरी में आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम जरूर बना लेना, ये वाला डायग्राम, इसमें ज़्यादा समझ आ रहा होगा आपको। कॉन्टैक्ट मूव करता है, हाई प्रेशर एयर आकर के उसको बुझा देती है, ठीक है। और इसमें से जितने भी आप डायग्राम बनाना चाहो आपकी मर्जी है। बाकी इसमें मेन डायग्राम एक तो ये वाला है 4.16 और एक ही ये वाला डायग्राम है आपके लिए 4.20, ठीक है। दो डायग्राम ये इम्पॉर्टेंट है, ये बना लेना। उसके अलावा आप चाहें तो बना लें, ठीक है। तो ये हो गया आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी एयर के ब्लास्ट से आर्क एक्सटिंक्शन को, आर्क को बुझाना, ठीक है। एक्सटिंक्शन होती है आर्क को बुझाना, एक्सटिंक्शन, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका HT। अभी जो हमने दोनों पढ़े उन दोनों में देखो बेटा, अभी हमने जो दोनों पढ़े वो दोनों ही LT सर्किट ब्रेकर हैं। एक तो था एयर सर्किट ब्रेकर और एक था एयर ब्लास्ट। तो एयर ब्लास्ट आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में शो नहीं करा हुआ ना। तो एयर ब्लास्ट आपकी मर्जी, याद करें तो ठीक है, नहीं तो एयर सर्किट ब्रेकर आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और याद कर लेना। अब आपका HT सर्किट ब्रेकर है, एक तो SF6 और दूसरा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक तो वैक्यूम, ये आ गया आपका SF6 सर्किट ब्रेकर। तो बेटा SF6 है जो, वो 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ SF6 लिखा हुआ है, वहाँ पे तीनों तरह के याद करने पड़ेंगे, वो एक अलग बात है। तो सबसे पहले सेल्फ ब्लास्ट और दूसरा है डबल प्रेशर टाइप और तीसरा है पफर टाइप। तो ये वाला जो डायग्राम है बेटा, ये डबल प्रेशर हेक्सा SF6 सर्किट ब्रेकर, डबल प्रेशर। बेटा कोई डायग्राम अगर यहाँ पे सही ना दिखाई दे रहा हो या कैसे है, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और इसके अलावा आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नाम डाल करके डबल प्रेशर SF6 सर्किट ब्रेकर, तो आपको वहाँ से बढ़िया डायग्राम मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। मान लो आपको कोई भी सर्किट ब्रेकर आ जाता है, जब मान लो SF6 अकेला ही आता है, कभी भी ऐसे टाइप से नहीं पूछा जाता, ये कभी भी ऐसे टाइप से ही नहीं पूछा जाता। तो आपको SF6 कोई सा भी याद हो, इसमें से तीनों में से कोई सा भी याद हो, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी है सबके बारे में। सेल्फ ब्लास्ट के बारे में 2-4 लाइनें लिख रखी हैं, डबल प्रेशर के बारे में 2-4 लाइनें लिख रखी हैं और पफर टाइप के बारे में। तो बेसिक थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। सेल्फ ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरों में आर्क चैम्बर 2 मुख्य भागों में बंटा होता है, जिसका प्रेशर एक समान लगभग 5
एटमोस्फेयर, एटियोम का मतलब एटमोस्फेयर होता है। आर्किंग जोन में आर्क के बुझने के दौरान गैस के गर्म होने से उच्च दाब पैदा होती है। मतलब हवा गर्म हो जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, दूसरे भाग में उच्च दाब वाली गैस आर्किंग जोन में ब्लास्ट होती है जो आर्क को ठंडा करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ ब्लास्ट। यानी ये खुद ब खुद एक ब्लास्ट बनाती है और वो उस ब्लास्ट के कारण आर्क बुझ जाती है, इसी को हम सेल्फ ब्लास्ट बोलते हैं। दूसरा आ जाता है डबल प्रेशर टाइप सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, जो डायग्राम में आपको शो करा गया है। ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरों के समान काम करता है। फिक्स्ड तथा मूविंग वाले सेक्शन में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भरी होती है, दोनों में सल्फर हेक्साफ्लोराइड। देखो बेटा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है जो, ये इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, ये ऑटोमेटिक एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, यानी आग जो जल रही है उसको आगे बढ़ने नहीं देती, उसको वहीं पे ख़त्म करती है। ठीक है, हेक्साफ्लोराइड गैस बुझ जाती है, आग के बुझने तक पर यह सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस पुनः रिजर्वायर में बेच जाती है। रिजर्वायर में एक हीटिंग उपकरण जरूरी होता है ताकि सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस तरल रूप में नहीं बदल पाए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तरल रूप में बदल जाती है, लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो ऑटोमेटिक ये गैस बन जाती है। यदि हीटर फेल हो जाए तो यह सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं हो पाते, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आ जाता है कि SF6 सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट नहीं हो पाते, यानी आपको पूछ लिया जाए डबल प्रेशर वाला, तो उसमें बोल देंगे कि भैया जब हमारा हीटर फेल हो जाता है उसके अंदर, तो नहीं है ना। दूसरा था पफर टाइप हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, इसमें ऑपरेट करने के लिए पफर एक्शन पर निर्भर करते हैं। डायग्राम आपको आगे दिया हुआ है, देख लेते हैं, पहले डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये वाला है भैया, ठीक है, ये वाला डायग्राम है इसका। तो इसके अंदर दो डायग्राम आपको देखने हैं, एक तो ये वाला डायग्राम जो अभी आप देख रहे हो और उसके बाद में ये वाला डायग्राम। तो इसमें ये जो ऊपर कांटेक्ट है बेटा, ये इसके बिल्कुल पास में लगे हुए है ना। तो जैसे ये फॉल्ट आता है तो इसके अंदर वो गैप आ जाता है। देखो अभी तो गैप नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे गैप आ जाता है। जैसे वहाँ पे गैप आता है, आर्क को बुझाने के लिए वो गैस अंदर से बाहर आ जाती है। बाहर कैसे आ जाती है, आगे का पिस्टन, पीछे का पिस्टन है जो आगे आता है, वहाँ पे गैस प्रेशर करती है और वो प्रेशर गैस है जो वो बारीक बारीक छेदों से बाहर आती है ठंडी होकर के, कंप्रेस्ड गैस, जिससे ऑटोमेटिक ये उसको आर्क को बुझाने का काम करती है। पफर एक्शन बोलते हैं, इसी को पफर एक्शन बोलते हैं बेटा। समझ रहे हो ना यार, ये नीचे बारीक बारीक से शेड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे गैस भरी हुई है, जो कण से दिखाई दे रहे हैं ये गैस भरी हुई है। गैस ट्रैप्ड इन बिफोर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बिफोर यहाँ पे गैस भरी हुई है। ये जैसे ही आगे जाएंगे ये वॉल्व यहाँ से खुल जाएंगे और गैस जो यहाँ से निकल करके आगे निकलना प्रारंभ करेगी, और ये जो है इस गैप के दौरान यहाँ पे जो आर्क पैदा हुई है इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है ना, यही है, इसको बोलते हैं पफर एक्शन। यही बात इसके थ्योरी में लिखी हुई है। ठीक है, तो SF6 के अंदर आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं पफर वाले में, पफर प्रिंसिपल इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, ये ऐसा ये वाला डायग्राम बना सकते हैं भैया। तो इसके अंदर भी ये 1 2 3 काउंटिंग लगाई हुई है जो कहाँ कहाँ कौन है। ठीक है, तो ये वाला इसका डायग्राम आ जाएगा पफर वाले का। ठीक है, ये देखो HT सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज के लिए है, देखो 245 kV ओब्लिक 420 kV सिंगल प्रेशर पफर टाइप सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, उसका डायग्राम यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है भैया, उसी के अंदर ये देखो ये पिस्टन वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, उसको बुझाने करने के लिए सारा जुगाड़ ये तैयार करा हुआ। ठीक है, तो ये भी आप पॉज करके डायग्राम नोट करना चाहें तो पफर वाले का। ठीक है,
उसके बाद में दूसरा आ जाता है आपका एच टी सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम मतलब वहाँ पे कुछ नहीं, कोई हवा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई आग नहीं, ठीक है। तो वैक्यूम, वो जैसे वैक्यूम क्रिएट होगा बिना हवा के आग नहीं जलती है ना। जैसे हमारे घर में अगर आग जल रही है, अगर मान लो मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती के ऊपर हम कांच का गिलास रख दें, कोई भी गिलास रख दें, तो पूरी तरह से हवा को बंद कर दें किसी सिस्टम से, 2-4 मिनट के अंदर से उसमें से मोमबत्ती बुझ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, ठीक है। तो बिना हवा के गैस है, जो बिना गैस के आग है, जो आग के जो बुझ जाती है, वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का थ्योरी। सर्किट ब्रेकर के लिए ये वाला डायग्राम बना लीजिए। अगर आपको डायग्राम से दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंटरनेट से सर्किट ब्रेकर का डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि इससे उसकी शेप अलग हो, लेकिन ऐसा सही होगा वो, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक मूविंग कॉन्टैक्ट है और एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है और एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर इसके नेम दे रखे हैं, नेम दिखाई दे रहेंगे आपको। टर्मिनल प्लेट है, आर्क चैम्बर है, मेटेलिक है, कंडक्टिंग शीट है, इंसुलेटर है और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है 4 नंबर पे। ये 4 नंबर पे बेटा ये है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, दिखाई दे रहा होगा आपको 4 नंबर पे। और 5 नंबर पे है मूविंग कॉन्टैक्ट, लिखा हुआ है ना। 6 नंबर पे है इंसुलेटर सिरेमिक वाला, और 7 नंबर मेटेलिक वालों, और 8 नंबर पे मूविंग कॉन्टैक्ट गाइड, और 9 नंबर पे मूविंग कॉन्टैक्ट स्टैंप, ठीक है। तो ये 8 और 9 नंबर पे ये गाइड और मूविंग कॉन्टैक्ट स्टैंप है। तो ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है बेटा। सर्किट ब्रेकर इंपॉर्टेंट भी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बहुत बार पेपरों में भी आता है। वैक्यूम का मतलब होता है वहाँ पे कोई एयर नहीं है ना। निर्वात, वात होती है वायु, निर्वात मतलब कोई वायु नहीं। तो सर्किट ब्रेकर में करंट रखने वाले कॉन्टैक्ट्स तब अलग हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट्स के गर्म और स्पॉट से वेपर बनती है जो प्लाज्मा को जन्म देती है। प्लाज्मा में वेपर की मात्रा डाइलेक्ट्रिक उत्पन्न वेपर उत्सर्जन दर आर्क धारा पर निर्भर करती है। ये थ्योरी काफ़ी आपको डिफरेंट सी लगेगी। प्राकृतिक रूप से धारा 0 होने के बिल्कुल बाद बची हुई मेटल वेपर कंडेंस हो जाती है और डाइलेक्ट्रिक ताकत एकदम से बढ़ जाती है, जिससे आर्क पुनः रिस्ट्राइक नहीं हो पाती। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में इंटरप्शन के लिए वैक्यूम का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके अंदर जो पार्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है। एनक्लोजर कांच का बना होता है जी, इंसुलेटिंग पदार्थ होता है, पोर्स नहीं होते, वैक्यूम उच्च दाब ये टॉर रखने सक्षम रख होता है जी, एंड फ्लैंज होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, है ना। ये आप होल्ड करके लिख सकते हैं। उनके जो ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स के अंदर, क्योंकि कि डायग्राम के अंदर जो पार्ट हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक है जो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग। तो ये भी टॉपिक कोई ज़्यादा, एक सेकेंड, आपके ये जो टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ LT एंड HT सर्किट ब्रेकर रेटिंग, तो रेटिंग के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखो कि रेटिंग हम किस किस बेसिस पे करते हैं। तो रेटिंग उसके विश्वसनीयता उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है भैया रेटिंग, ठीक है। तो रेटिंग में सबसे पहला रेटेड वोल्टेज यानी कौन सा सर्किट ब्रेकर कितनी वोल्टेज पे यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले हम उसकी तालिका को देखेंगे 4.1 जिसे स्पष्ट होता है, ठीक है। तो उच्च सिस्टम वोल्टेज जहाँ सर्किट ब्रेकर प्रयोग होना है, ये सापेक्ष होता है आपकी जो तालिका 4.1। देखिए जी ये वाली तालिका 4.1 वो बोल रहा है कि नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज केवीए के अंदर आरएमएस में अगर 2.40 है यानी 240 वोल्ट है, और रेटेड वोल्टेज फॉर सर्किट ब्रेकर 264 होगा। तो ये तालिका के हिसाब से हम उसको यूज़ करेंगे भैया। जैसे यार सिंगल फेज वोल्टेज 240 हमारे घरों में आती है, 3 फेज 415 आती है, तो उनके लिए सर्किट ब्रेकर 440 के 33 जो बोलते हैं ना 3.3 kV, 3.6 kV, 6.6 kV, 7.2 kV, 11 kV, 12 kV, 22 kV, 24 kV, 33 kV। वो इधर देखो 12 का पढ़ा चल रहा है, इधर 11 का पढ़ा चल रहा है। थोड़ा सा उस हिसाब से देखो तो 11 का इधर 11 दूनी 22, 11 33, 12 दूनी 24, 12 36 है ना। तो वो इस हिसाब से थोड़ा सा देख लो आप।
फिर वो ये इस तालिका को थोड़ा नोट कर लेना बेटा, इसी के हिसाब से वोल्टेज को डिसाइड किया जाता है। आशा करता हूँ इस ये टॉपिक ये आपको समझ आई होगी टेबल, ठीक है। तो इस टेबल को थोड़ा नोट अच्छे से कर लेना, वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगी। उसके बाद में आता है ये जो केवी आरएमएस वोल्टेज है ना, ये 3 फेज सर्किट के लिए फेज टू फेज वोल्टेज है, ठीक है भैया। फिर आ जाता है रेटेड इंसुलेशन लेवल। तो आपका इंसुलेशन लेवल उसका कैसा कैसा होना चाहिए, है ना। पावर फ्रिक्वेंसी वाले सहन करने वाले वोल्टेज तथा इम्पल्स सहन करने वाले वोल्टेज के सापेक्ष होता है। पावर फ्रीक्वेंसी वाले ओवर वोल्टेज रेगुलेशन फ्रंटी प्रभाव, ऊंची टेप सेटिंग इत्यादि कारणों के से हो सकती है। इम्पल्स ओवर वोल्टेज लाइटिंग सर्जेज व स्विचिंग सर्जेस के कारण हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें जो इंसुलेशन लेवल है वो भी उसका उस हिसाब से बनाए रखना होगा। रेटेड फ्रीक्वेंसी हमारी जैसे नॉर्मली 50 हर्ट्ज होती है, उससे बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो उस हिसाब से भी हमें वहाँ पे वो उसकी सेटिंग को चेंज करना नहीं होगा, है ना। तो उसके बाद में कौन सी है, रेटेड धारा। रेटेड धारा हमारे पास यह धारा आरएमएस मान होता है, ये याद रखना भैया। रेटेड धारा कौन से मान में होती है, आरएमएस मान में होती है। जो सर्किट ब्रेकर बिना टेम्परेचर के स्पेसिफाइड लिमिट से बढ़े हुए धारा लगातार कैरी कर सकता है। यानी कहने का मतलब कि हमने उसको बोल दिया कि भैया तो 400 एम्पियर के लिए कर सकते हैं, तो 400 एम्पियर उसमें से जा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे वो बढ़ जाए करंट एकदम से, तो वो फॉल्ट आई है तो फिर वो फॉल्ट पे ऑपरेट होएगा, ठीक है। तो 400 एम्पियर है, 360 है, 800 है, ये सारे वोल्टेज आरएमएस रेटेड धारा वाले मान कहे जाते हैं। रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग धारा, रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग धारा, और उसके बाद में रेटेड शॉर्ट सर्किट कॉल। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको ज़्यादा मथापच्ची करने की जरूरत नहीं बेटा, पेपर में बहुत कम आते हैं। रेटेड टीआरवी ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, रेटेड पीक सहन वोल्टेज, न्यूमेरिक हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग डिवाइसेस के लिए रेटेड प्रेशर, ठीक है। तो ये आप पॉज करके इसको चाहे नोट कर लेना, आपको ये इसके मिल जाएंगे नोट्स भी। बच्चों आज हमने टॉपिक क्लियर किए SF6 वैक्यूम और एयर सर्किट ब्रेकर। अभी आपके 3 टॉपिक बचे हुए हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी आपको सबको पता है। सुंदर इधर बब्बू ने फोन करी कर एमसीबी, एमसीसीबी, ELCB। तो ये 3 टॉपिक बचे हैं, इसको अगले लेसन में करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में सिलेक्शन ऑफ MCCB फॉर मोटर के लिए MCCB कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही है। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स।